हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने एचएससी सीईटी का जो एक बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम जो सभी यूनिट हैं, जो कॉमर्स बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसकी सभी यूनिट्स करवा रहे हैं। तो आज हम करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट, मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग आपके सिलेबस में बहुत ही छोटी सी दी हुई है, जिसमें बहुत ही थोड़ा सा सिलेबस है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यही टॉपिक है और इसको हम कंप्लीट आज इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं। अब वैसे तो देखो, मार्केटिंग में जब हम नीड आइडेंटिफिकेशन से लेके जब तक कस्टमर पूरे तरह सेटिस्फाई नहीं हो जाता, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तब तक की जो भी एक्टिविटीज़ है, जैसे पहले नीड आइडेंटिफाई किया, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, फिर उस प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन किया, एडवर्टीजमेंट की, फिर सेल की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू डिलीवरी की कस्टमर को, और कस्टमर को डिलीवरी करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज भी, सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, हमारे मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग जो है वो सेलिंग से बहुत ब्रॉड चीज़ है। सेलिंग तो मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें हम कस्टमर को सेल करते हैं प्रोडक्ट। लेकिन मार्केटिंग में उस प्रोडक्ट को जब वो कस्टमर्स के माइंड में भी नहीं होता, सिर्फ कस्टमर उसके लिए कुछ कमी महसूस कर रहा था, उसकी नीड होती है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की जो सबसे अगर छोटी हम डेफिनेशन अगर समझें तो क्या है, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, यानी कि कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करना प्रॉफिटेबली, यानी कि एक प्रॉफिटेबल मैनर में, जिससे कि हमारी कंपनीज को भी फ़ायदा हो, बिजनेस को भी फ़ायदा हो और कस्टमर्स की नीड भी फुलफिल हो जाए। तो इस मार्केटिंग का यही काम है कि प्रॉफिट भी अर्न करके देना है और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी देनी है। और जो फिलिप कोटलर हैं, जिनको हम फादर ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, उन्होंने मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या दी है, इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच कंपनीज एंगेज कस्टमर्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर वैल्यू इन ऑर्डर टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मार्केटिंग है उसमें कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर्स के साथ एंगेज करती हैं, यानी कि कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं, और कस्टमर्स, ताकि कस्टमर्स को वैल्यू दी जा सके। ये वैल्यू क्या होती है कि कस्टमर्स को बेनिफिट्स दिए जा सकें, वो जो पैसे दे रहे हैं उनके बदले उनको कुछ बेनिफिट्स देना, वही कस्टमर वैल्यू होती है। तो कस्टमर्स को वैल्यू दी जा सके और उसके बदले में कस्टमर से कुछ रिटर्न में वैल्यू ले भी जा सके। और जो ये रिटर्न में वैल्यू लेते हैं, ये क्या होगी कि जो हम प्राइसेस चार्ज करते हैं कस्टमर से, यानी कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना और उसके बदले बिजनेस को प्रॉफिट देना, ये काम होता है मार्केटिंग का। ठीक है। अब मार्केटिंग जो है उसमें मेन जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, नीड से स्टार्ट हुआ। नीड क्या है? नीड क्या है? फेल्ट डेप्रीवेशन की, किसी चीज़ की कमी महसूस होना। देखो ये है ना, इट इज़ ए स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन, इनकी किसी चीज़ की कमी जब महसूस होती है तो वो नीड है। जैसे कि फूड, एयर, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, इन सब की रिक्वायरमेंट महसूस हुई ह्यूमन बींग को, तो वो क्या होगी, नीड होगी। ठीक है, ये बेसिक नीड्स होती है। जैसे कुछ और भी हो सकती है नीड्स, नीड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम उनको नहीं करेंगे। बस आप ये समझ लो कि नीड्स जो है वो क्या है, स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन के, किसी चीज़ की कुछ कमी महसूस होना, वो नीड है। और जब ये नीड किसी हम एक स्पेसिफिक चीज़ से पूरी करना चाहें, ये जैसे कि वो, और वो स्पेसिफिक चीज़ हमारा कल्चर या इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डिफाइन करती है कि वो किस चीज़ से वो अपनी नीड पूरी करना चाहता है। जैसे कि फूड की जो नीड है, खाने की जो नीड है, उसको वो रोटी खा के फुलफिल करना चाहता है, बर्गर खा के, ब्रेड खा के, क्या खा के वो अपनी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना चाहता है, तो वो क्या होगी, उसकी वॉन्ट्स होगी। इनकी एक स्पेसिफिक चीज़ पे चले गए तो वो वॉन्ट होगी। और जब उस स्पेसिफिक चीज़ में बाइंग पावर भी इंक्लूड हो गई। बाइंग पावर का मतलब है कि कस्टमर के पास पैसे हैं और उन वो पैसों को स्पेंड करना चाहता है। ये हमने इकोनॉमिक्स में भी समझा था। इकोनॉमिक्स में जब डिमांड का कंसेप्ट आया था कि जब वांट में जब हमारी बाइंग पावर जुड़ जाती है, यानी कि कस्टमर विलिंग है पे करने के लिए और कस्टमर्स अफोर्ड भी करता है उस प्राइस को जिसके ऊपर वो चीज़ मिल रही है, तो वो क्या बन जाती है, फिर
डिमांड। अब देखो मार्केटर का क्या काम है, मार्केटर क्रिएट डिमांड नॉट नीड। अब देखो अगर हम ये बोलते कि मार्केटर नीड क्रिएट करता है क्योंकि वो नीड सेटिस्फाई करता है, तो ऐसा नहीं होता। नीड क्रिएट नहीं करता, नीड अपने आप क्रिएट होती है। वो अपने आप या तो किसी चीज़ की कमी अपने आप महसूस होती है, बस उसको डिमांड तक कन्वर्ट करने का काम जो है, देखो नीड से वांट में जाएगी, वांट से डिमांड में, और डिमांड तक जो कन्वर्ट करने का काम है वो मार्केटर का होता है। यानी कि मार्केटर नीड को डिमांड में कन्वर्ट करता है, या हम ये बोल सकते हैं डिमांड क्रिएट करवाता है, ना कि नीड। ठीक है, ये प्रोसेस भी दी हुई है कि नीड से वांट होगी, वांट से डिमांड होगी, जिसमें कैपेसिटी टू बाय और विलिंगनेस टू बाय दोनों जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि मार्केटर का असल में काम क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है एक्चुअल में, ये हमने समझ ली। अब ये कुछ कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग है। कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग का मतलब मार्केटिंग की अवधारणा, हिंदी में अगर इसके बोले हम अवधारणा, यानी कि मार्केटिंग को लेके कुछ धारणाएं होती थी, पहले से चली आ रही हैं, कुछ कंसेप्ट मार्केटिंग के पहले से चले आ रहे हैं, और कुछ अब वो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे करके, उनमें कुछ चेंजेज आ रहे हैं। तो वो क्या है, देखो सबसे पहले जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्शन के नाम से ये कि हमें उत्पादन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोडक्शन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो सस्ते में हम प्रोवाइड करवा सकेंगे। अब देखो बल्क में अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। अब कॉस्ट कम आएगी तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा प्राइस है प्रोडक्ट का वो सस्ता होगा। प्राइस अगर कम होगा तो कस्टमर डिमांड करेंगे ज़्यादा, तो अपने आप सेल हो जाएगा। तो पहले ये कंसेप्ट चलता था, ये बहुत पहले जब जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उस टाइम की बात है ये, तब प्रोडक्शन कंसेप्ट चलता था। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैन्युफैक्चर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन ज़्यादा होगा तो सेल अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। वो ये कंसेप्ट ये कहता था कि मार्केटिंग वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रोडक्शन पे फोकस करो। लेकिन इसके बाद फिर एक कंसेप्ट आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। अभी प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि सिर्फ प्रोडक्शन करने पे फोकस नहीं करना, वो जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए, वो अच्छे परफॉर्मेंस दे, इनोवेटिव फीचर्स भी होने चाहिए उस प्रोडक्ट में, तभी कस्टमर्स खरीदेंगे। सिर्फ सस्ता होने पे कस्टमर उसको नहीं खरीदेंगे। कस्टमर्स उसमें क्वालिटी भी देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, इनोवेटिव फीचर्स हैं उसमें, नई टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं। तो ये कहा प्रोडक्ट कंसेप्ट ने। फिर क्या करने लगे मैन्युफैक्चरर, जो मार्केटर था, वो बिजनेसमैन थे, वो क्या करने लगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में फोकस करने लगे। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में फोकस करने से एक इसकी बोलते हैं ना एक डिसएडवांटेज भी क्रिएट होने लगी मार्केटिंग में, जिसको मार्केटिंग मायोपिया भी बोला गया है। ये मार्केटिंग मायोपिया वैसे ये थियोडर लेविट ने दिया था, जो एक थियोडर लेविट, वैसे आपका आता नहीं है वैसे इतना बेसिक लेवल का, ये मतलब इतना थोड़ा सा ज़्यादा डीप में चला गया। अगर नेट के पेपर में तो आ जाता है, थियोडर लेविट ने दिया था, वैसे आपके नाम भी आए क्या पता। तो थियोडर लेविट ने दिया था मार्केटिंग मायोपिया का कंसेप्ट। अब मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, देखो इन्होंने बोला ना कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे फोकस करना है। तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसके अंदर और नई नई फीचर्स जोड़ने में इतना बिजी हो गए कि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि इससे कस्टमर को बेनिफिट भी मिल रहे हैं कुछ। क्योंकि देखो अगर प्रोडक्ट मान लो, अब हम किसी चीज़ की जैसे एग्जांपल ले कि हमें शूज़ बनाने हैं मान लो, और उस शूज़ में हम इतनी उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने पे चले गए, जैसे उसमें हमने ये लगा लो कि गोल्ड की भी वो कर दी कोटिंग शूज़ में। अब शूज़ में गोल्ड की कोटिंग कर दी तो कौन खरीदेगा उसको इतने महंगे को, उसको क्वालिटी उसकी इतनी ज़्यादा उसमें चीज़ें डाल दी, जबकि उसकी नीड थी ही नहीं। शूज़ में कस्टमर क्या बेनिफिट से देखता है, उसके कंफर्टेबल हो, उस मतलब उसकी पर्सनैलिटी बने, उनसे ऐसी चीज़ें देखता है। तो सिर्फ वही फीचर्स होनी चाहिए ना जो कस्टमर्स को बेनिफिट दे, जो कस्टमर के बेनिफिट के अकॉर्डिंग, कुछ एक्स्ट्रा ही फीचर्स डाल दे जो कस्टमर्स की के लिए उसकी नीड को सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है, एक्स्ट्रा की फीचर्स हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं होता। तो वो ऐसी चीज़ें जब हो जाएंगी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में तो इतना फोकस कर दे लेकिन उस प्रोडक्ट से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ना दे, तो मार्केटिंग मायोपिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये मार्केटिंग मायोपिया एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये याद रखना। तो इसमें था प्रोडक्ट कंसेप्ट में कि प्रोडक्ट पे फोकस करना है, कि प्रोडक्ट अच्छे से अच्छी क्वालिटी का देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आया सेलिंग कंसेप्ट। अब ये सेलिंग कंसेप्ट कहने लगा कि नहीं, हमें सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी से भी काम नहीं चलेगा, हमें
ऐसा भी करना पड़ेगा कि कस्टमर खरीदें उस प्रोडक्ट को, यानी कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? प्रमोशन एफर्ट्स करेंगे, प्रमोशंस करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे सेलिंग के लिए, तब सेल होगा हमारा प्रोडक्ट। सिर्फ क्वालिटी अच्छी है तो उस क्वालिटी के बेस पे ही नहीं होगा, और उसको हमें कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा कस्टमर्स तक, एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी, प्रमोशनल और अदर एक्टिविटीज़ है वो भी करनी पड़ेगी। तो सेलिंग कंसेप्ट ने ये बात बोली। अब फिर उसके बाद आया मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि ये जो सारे एफर्ट्स हैं जो आप प्रोडक्ट में भी अच्छी क्वालिटी ला रहे हो, एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हो, इन सब का कोई मतलब नहीं जब तक हम कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उनको नहीं समझेंगे, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उनको नहीं समझेंगे, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाने का ही कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे उसमें कितनी क्वालिटी हो, चाहे उसके ऊपर कितनी एडवर्टीजमेंट कर दे, वो नहीं बिकेगा। ये चीज़ किसने बताई? मार्केटिंग कंसेप्ट ने। अब ये मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले कस्टमर्स की नीड आइडेंटिफाई करो, वो क्या चाहता है, उसकी नीड्स और वांट्स को समझो, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझो और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ, और वो अपने आप बिकेगा। फिर उसमें फिर सारी चीज़ें उसमें काम आएंगी। जब आप एडवर्टीजमेंट वगैरह, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह है वो उस पर फोकस होनी चाहिए, कस्टमर्स की नीड्स पे। तो इसने कहा, इसीलिए इसमें मार्केटिंग कंसेप्ट में कहा है कि कस्टमर फर्स्ट, यानी कि कस्टमर को सबसे पहले रखो। जो मार्केटिंग की जो प्रोसेस है ना पूरी, उस प्रोसेस में सबसे पहले कस्टमर आना चाहिए सबसे ऊपर, कि सबसे पहले हमें कस्टमर देखना हमारा कौन है, उसकी क्या नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सारी प्रोसेस चलेगी। ठीक है, पूरा बिजनेस जो हमारा सेटअप होगा वो कस्टमर के बेस पे होगा कि कस्टमर कौन है, वो क्या चाहता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आया हमारा एक और कंसेप्ट, फिफ्थ कंसेप्ट, ये कहता है कि सोसाइटियल कंसेप्ट। सोसाइटियल कंसेप्ट नाम से ही है कि सिर्फ कस्टमर पे भी फोकस नहीं करना, सोसाइटी की वेलबींग पे भी फोकस करना है। यानी कि अब कस्टमर्स तो चाह रहे थे, अब जैसे पॉलीथीन है, कस्टमर्स के लिए तो इतनी कन्वीनियंट चीज़ है, बिल्कुल सस्ते में मिलता है, आराम से कन्वीनियंटली अपने प्रोडक्ट को लेके आ जा सकते हैं उसके थ्रू। या जो पॉलीथीन की जो पैकेट आते हैं कुछ भी, कुरकुरे चिप्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें कस्टमर्स के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है? सोसाइटी या फिर इन्वायरमेंट जो है हमारा, उसके लिए भी वो सारी चीज़ें बेनिफिट है। तो मार्केटर को अपनी इन चीज़ों पे भी फोकस करना है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हों, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी सोसाइटी है, हमारी कम्युनिटी है, उस पर भी कोई उसका बैड इम्पैक्ट ना पड़े, उसके लिए भी उसको ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो सस्टेनेबल मार्केटिंग या ग्रीन मार्केटिंग आपने कंसेप्ट सुने होंगे, वो इस सोसाइटल मार्केटिंग से ही एक अमर्ज हुए हैं। इन्हीं का एक नया नाम है कि सस्टेनेबल मार्केटिंग, यानी कि फ्यूचर जो जनरेशन है उसकी नीड्स को भी ध्यान में रख के चलना है। सिर्फ आज के प्रेजेंट कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करने से ही कुछ नहीं होता, हमें सस्टेनेबली काम करना है, यानी कि सोसाइटी के ओवरऑल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी काम करना है। तो वो कहता है सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। और इसके बाद एक नया कंसेप्ट और आया है, वो क्या कहता है? होलिस्टिक मार्केटिंग। अब ये होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच ये क्या है? ये कहते हैं कि सिर्फ कस्टमर, सिर्फ सोसाइटी या सिर्फ प्रोडक्शन, सिर्फ एम्प्लॉयज़, ये सारे एक एक अकेले अकेले में यूजफुल नहीं है। इन सबको कंबाइन करो, सबके लिए मार्केटिंग करो। यानी कि मार्केटिंग जो है एक पूरा ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो कंपनी के खुद के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग बने हुए हैं, जैसे R&D, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, उन सबको भी लेके चलो, एम्प्लॉयज़ को भी लेके चलो साथ में, सोसाइटी को भी लेके चलो साथ में। तो एक 360 डिग्री व्यू रखते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग है। होलिस्टिक का नाम से हो गया कि पूरे होल जो सोसाइटी है, मार्केटिंग, पूरा इन्वायरमेंट जो आ गया इसमें, उस सबको हमने वो करके चलना है। तो पूरा 360 डिग्री पे काम करना है हमें, सबको साथ में मिल के लेके चलना है और सबकी मार्केटिंग करनी है। तो इसी में ये इसके अलग अलग फिर पार्ट्स हो जाते हैं कि जैसे एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हो गया, कि जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब कि कंपनी के अंदर जो सारे डिपार्टमेंट है वो सारे इंटीग्रेट होके साथ में मिल के काम कर रहे हैं। R&D, मार्केटिंग, फाइनेंस, सारे आपस में मिल के कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ भी उसी तरह से काम कर रहे हैं कि कस्टमर को ज़्यादा से सेटिस्फेक्शन मिले, सोसाइटी का भी बेनिफिट देख रहे हैं, सारी चीज़ें हम साथ में देख रहे हैं। तो वो होता है हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो है वो आ गया हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब ये जो होलिस्टिक मार्केटिंग में हमने समझा वही मार्केटिंग इन्वायरमेंट, कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें हैं उन सबको साथ में लेके चलना होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं
वो समझ लेते हैं। अब देखो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में द एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, यानी कि जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, मार्केटिंग जो इन्वायरमेंट है वो क्या है कि वे सारे एक्टर्स, वे सारे फोर्सेस, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग की, मार्केटिंग मैनेजमेंट के काम को अफेक्ट करते हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, मार्केटिंग मैनेजर के जो काम है, जो कि है कस्टमर के साथ अच्छे सक्सेसफुल रिलेशन बना के रखना, उसको जो अफेक्ट करे फैक्टर्स, वो सारे हमारे क्या होंगे, मार्केटिंग इन्वायरमेंट होगा, उन सारे फैक्टर्स को मिला के। अब ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट और एक है मैक्रो इन्वायरमेंट। अब जो माइक्रो इन्वायरमेंट है उसमें क्या आएंगे, जो कंपनी के क्लोज है बिल्कुल, और सिर्फ जो एक ही कंपनी को अफेक्ट करते हैं, वो वैसे वाली चीज़ें आएंगी माइक्रो इन्वायरमेंट में। जैसे कि कस्टमर है, अब एक कंपनी के पर्टिकुलर कस्टमर एक कंपनी को अलग तरीके से, मतलब अब ए नाम की एक कंपनी है, एक बी नाम की कंपनी है, तो कस्टमर जो ए को अलग से अफेक्ट करेंगे, ए के कस्टमर्स, बी के कस्टमर अलग होंगे, वो बी को अलग से अफेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों के ऊपर इकट्ठा फर्क पड़ रहा हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो माइक्रो इन्वायरमेंट में, जैसे कंपनी के कस्टमर्स, कंपनी की खुद की मैनेजमेंट, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज यानी कि जो होल सेलर रिटेलर्स हैं, कस्टमर मार्केट, कंपटीटर, पब्लिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइक्रो इन्वायरमेंट में आएंगी। और मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या आएंगे, जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं किसी उस सिटी या उस स्टेट या उस कंट्री की जिसमें हमारा बिजनेस सेटअप है, उसकी नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और कल्चरल फोर्सेस, ये सारे हमारे आएंगे माइक्रो इन्वायरमेंट में। ये इस डायग्राम में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि मार्केटिंग के जो माइक्रो इन्वायरमेंट है उसमें कंपनी, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कंपटीटर, पब्लिक्स, कस्टमर, ये सारे अफेक्ट करते हैं मार्केटिंग को। इनको डिटेल में और समझ लेते हैं थोड़ा, कि जो मार्केट माइक्रो इन्वायरमेंट है उसमें जो पब्लिक है, पब्लिक में इसमें क्या आता है कि जो मीडिया पब्लिक है, फाइनेंशियल पब्लिक है, जो जिसमें शेयर होल्डर्स, जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने लोन दिया है, वो सारी आ जाती है, या लोकल पब्लिक है जहाँ पे हमारा बिजनेस सेटअप है, उसके आसपास के रहने वाले लोग, वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस को, उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना, क्योंकि उनके इंटरेस्ट से ही जो है वो कंपनी का इंटरेस्ट फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, अगर हम उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे, आसपास की लोकल पब्लिक को, फाइनेंशियल पब्लिक को या मीडिया पब्लिक को, ठीक है। और दूसरा है कस्टमर्स। अब कस्टमर्स में हमारे इसमें कस्टमर्स में जैसे कैटेगरीज होती है कुछ की, एक तो कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर मार्केट जिसमें जो हम, आप और हम जैसे जो कस्टमर्स होते हैं वो आगे, जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं। दूसरा हो गया बिजनेस मार्केट्स भी होती है, जो बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं। अब कुछ कुछ बिजनेस हाउसेज को भी हम कुछ, जैसे कोई सप्लाई करते हैं तो सप्लायर हैं हम अगर किसी चीज़ के, तो वो बिजनेस को सप्लाई करते हैं, तो बिजनेस हमारे मार्केट हैं। रीसेलर मार्केट, जो होल सेलर और रिटेलर जो हैं वो आ जाएंगे इसमें। और गवर्नमेंट मार्केट, यानी कि गवर्नमेंट भी कभी कभार, कोई गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी कभी कुछ खरीदते हैं हमसे, तो वो गवर्नमेंट मार्केट होगी। और इंटरनेशनल मार्केट जिसमें हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन सारे कस्टमर्स को, इन सारे कस्टमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना जरूरी है। ये सारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, यानी कि कस्टमर जो है उसकी, कस्टमर तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही मार्केटिंग का, जो मार्केटिंग को अफेक्ट करता है। मार्केटिंग के जो पूरा बेस है वही कस्टमर के ऊपर है। और तीसरा है कंपटीटर्स। कंपटीटर्स भी हमारे, कंपटीटर्स की क्या स्ट्रेटजीज हैं वो भी मार्केटिंग के को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि एक मार्केटर को कंपटीटर की जो वो है पॉलिसीज़ हैं, उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उनके बेस पे ही अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो वो भी कंपटीटर्स की स्ट्रेटजी भी ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि कंपटीटर भी हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, यानी कि कंपटीटर भी हमारे मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। दूसरा आगे है कि मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। ये मार्केटिंग इंटरमीडियरीज वही हो गए जो कि इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे होल सेलर, रिटेलर, या फिर और भी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वो एडवर्टीजमेंट करने वाले बंदे, सेलिंग करने वाले सेल्स पर्सन, ये सारी चीज़ें जो है वो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, यानी कि कस्टमर, जो कंपनी है वो और उससे लेके कस्टमर तक पहुंचाने में जितने भी बीच में इंटरमीडियरीज, यानी कि बीच में जितने भी मध्यस्थ, जो ये बीच के जो लोग होंगे वो सारे, तो वो सारे तो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। अब उनके सारी चीज़ों को, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उनका जो इंटरेस्ट है, जो ये बीच में सारे लोग आगे, इनको अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो कंपनी एज इट इज़ जो वैल्यू कस्टमर को देना चाहती है वो कस्टमर को नहीं मिलेगी।
क्योंकि उनको इनको भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है कंपनी को बीच में। तो ये सारी चीज़ें भी एक मार्केटर है जो उसकी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं, इनके मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज भी अफेक्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उसका। अब मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, उनको भी डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या होता है? डेमोग्राफिक होती है जो ये एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन, ये जो फीचर्स होती हैं उनको हम डेमोग्राफिक फीचर्स बोलते हैं। तो जिस जिस जगह पे हमारा बिजनेस है या जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी लोकेशन, उनका एज फैक्टर, उनका जेंडर, उनके रेस, उनके ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो एक मार्केटर को सारी चीज़ें ध्यान में रखने के चलनी चाहिए कि हमारे जो मार्केट है हमारी, उस मार्केट में एज ग्रुप क्या है, उनका क्या उनका जेंडर के ऊपर मतलब जेंडर का क्या इफेक्ट पड़ता है कि उन्हें जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करना चाहिए। ऐसी चीज़ें अपने एडवर्टीजमेंट में उनको रेसिज्म और जो जेंडर जो इक्वलिटी है उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ये भी एक मार्केटर को अफेक्ट करते हैं ना। ऐसी ऑक्यूपेशन जो है, उनकी इनकम, उनकी लोकेशन, उनकी डेंसिटी, साइज, पॉपुलेशन का क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आप नोटिस करोगे तो जो एक जैसे एडवर्टीजमेंट ही अगर एक होती है तो एडवर्टीजमेंट में आजकल जो एडवर्टीजमेंट बनने लगी वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस करती हैं। और सस्टेनेबिलिटी में हम ये चीज़ें भी लेके चलते हैं कि वो जेंडर इक्वलिटी की तरफ फोकस करते हैं, उसमें वुमेन्स को और एम्पावर्ड दिखाया जाता है एडवर्टीजमेंट्स में। ऐसे ही जो रेसिज्म है, रेसिज्म यानी कि जो ब्लैक वाइट जो होते हैं तो वो ब्लैक पीपल या वाइट पीपल, तो वो ब्लैक पीपल्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट जो एडवर्टीजमेंट हमारी काम करती हैं कि एडवर्टीजमेंट का जो फोकस होता है वो प्रोडक्ट सेलिंग के साथ साथ ये भी होता है कि कोई भेदभाव ना हो जाए हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, हमारी एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो इस ये सारी चीज़ें एक मार्केटर को ध्यान में रखनी पड़ती है कि अब भाई तेरे जो कस्टमर्स हैं उनमें सारी तरह के जेंडर्स भी इंक्लूड है, रेसिस भी इंक्लूड है, ऑक्यूपेशन भी उनके अलग अलग है। तो किसी एक के चक्कर में दूसरे जो ग्रुप है उसको कोई हार्म ना हो जाए, उसको कोई वो डिससेटिस्फाई ना हो जाए उस चक्कर में। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जैसे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इफेक्ट होगी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यही होगा ना कि कस्टमर्स की क्या परचेजिंग पावर है, इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं एक मार्केटर को। कस्टमर्स की स्पेंडिंग पैटर्न इससे चेंज होता है, इन्फ्लेशन होता है तो अलग से उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी एक मार्केटर को ध्यान में रखनी पड़ती है अपने मार्केटिंग पॉलिसीज स्ट्रेटजीज बनाने से पहले। और नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाता है हमारा, तो इसको तो ध्यान में रखना ही पड़ता है। आज के टाइम पे तो और ज़्यादा रखना पड़ता है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए क्या हम जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें एक मार्केटर को ध्यान में रखनी पड़ती है क्योंकि कस्टमर भी आजकल इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए भी को भी कंसीडर करना पड़ता है एक मार्केटर को। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल में न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, न्यू डेवलपमेंट हो रही है, जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टेक्नोलॉजी, मतलब एक नया उभर के आ रही है चीज़ें। तो सारे के सारे चाहे किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, सारे ही इस पे फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को भी कंसीडर करना ज़रूरी है एक मार्केटर के लिए। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है और उसमें कौन से, जैसे वो सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं, जैसे लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सारी आ जाती है इसमें। प्रेशर ग्रुप्स, इन्फ्लुएंस ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी कंसीडर करना पड़ता है एक मार्केटर को। और लास्ट है हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट। कि कल्चरल इन्वायरमेंट जैसे रिलीजन, बिलीव्स, वैल्यूज़, ये क्या हैं हमारी मार्केट में। जैसे इंडिया में अगर कोई मार्केटर है तो वो फोकस करेगा, वो देखेगा कि इंडिया के लोगों की क्या परसेप्शंस होती हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो वो सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है ना। फेस्टिवल सीजन आता है तो कोई जैसे हिंदू के फेस्टिवल्स आते हैं तो मार्केटर की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी होगी, जैसे मुस्लिम्स के आते हैं तो कैसी होगी, कोई और अलग फेस्टिवल आता है तो कैसे होगी, या जो इंडिया के लोग हैं उनकी क्या बिलीव्स हैं, क्या परसेप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें जो है एक मार्केटर को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये सारी कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएंगे हमारी। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, माइक्रो और मैक्रो। उसके अलावा जो मार्केटिंग में अब जो मेन फोकस होता है, जो मार्केटिंग को हम अगर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को ही हम डिवाइड करें तो 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड होती है वो एक, और उसको हम बोलते हैं STP। STP क्या है? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। यानी कि सेगमेंटेशन
टारगेटिंग और पोजिशनिंग का क्या मतलब है कि जो पूरी मार्केट है उस मार्केट को पहले सेगमेंटेशन करो, इनके अलग अलग भाग में बांटो, ठीक है, वो हो गया सेगमेंटेशन। फिर उस जैसे हमने बांट लिया, जैसे एज के बेसिस पे बांट रहे हैं हम, या ऐसे जैसे ले लो कि मेल फीमेल के बेसिस पे ले लो, जेंडर के बेसिस पे, जैसे मेल फीमेल हमने ये कर लिया, कैटेगरी बना ली, उनमें से सिर्फ हम एक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फीमेल के ऊपर मान लो, तो ये हमारी टारगेट मार्केट होगी फीमेल। अब फीमेल में हम उनको क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम हमारा प्रोडक्ट उनको कैसे दे रहे हैं, वो हमारी पोजीशनिंग होगी। तो मार्केटिंग का काम क्या है कि पहले पूरी मार्केट को समझो, उस मार्केटिंग की करेक्टरिस्टिक्स को समझो, और फिर वो मार्केटिंग की करेक्टरिस्टिक के बेस पे अगर हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एज ग्रुप के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं हम, जैसे हम शूज़ बना रहे हैं तो शूज़ बनाएंगे तो हम कैसे डिवाइड करेंगे मार्केट को, जैसे हम ये देखेंगे ना कि एज ग्रुप के हिसाब से, जैसे 10 साल से छोटे हैं अगर बच्चे, उनके लिए जो 10 से 15 साल के हैं उनके लिए लगा लो, या 15 से 20 के लिए, तो ऐसे ही 20 से 25 साल के लिए, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। तो यही होता है हमारा सेगमेंटेशन। अब इस सेगमेंटेशन में से हम किसको सर्विस देंगे, हम किसके लिए बनाएंगे हमारा प्रोडक्ट, जैसे हमने ये सिर्फ 2 कैटेगरी उठा ली कि हम सिर्फ इन 2 के लिए ही शूज़ बनाएंगे, तो ये 2 जो उठा ली, अब ये क्या होगी, टारगेटिंग होगी। और इनको हम कैसे दे रहे हैं वो चीज़ें, हम हमारी जो कंपनी का जो एक मैसेज है वो हम कैसे दे रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदो आप लोग, कैसे हम हमारी इमेज क्रिएट करें कस्टमर के माइंड में, वो पोजीशनिंग होगी। तो ये काम होता है। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग सेगमेंटेशन को ही समझ लेते हैं कि देखो, ब्रेकिंग डाउन द इंटायर कंज्यूमर मार्केट इनटू सब डिवीजन, यानी कि अलग अलग डिवीजन्स में बांट लेना पूरी कंज्यूमर मार्केट को। और इसका पर्पज़ क्या था कि कैटेगरी बनाएं, ताकि सब, क्योंकि हम सबको एक तरीके से सर्व नहीं कर सकते। अब जो अलग अलग कस्टमर्स हैं उनके अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग तरीके से ही हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसलिए उनको बांटना जरूरी है, उनका सेगमेंटेशन जरूरी है। सेगमेंटेशन बांटना ही हो गया, मार्केट को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। अब जो सेगमेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, कि हम उसको समझ सके कि हाँ ये अलग अलग से सेगमेंटेशन है। जैसे हमने जैसे ये जो शूज़ का एग्जांपल था, इसमें अगर हम जैसे 20 के बाद देखें तो लगभग सेम ही साइज़ रहता है ना 20 के बाद वालों का, तो वो उसके हिसाब से, तो हम एज की अगर इसमें सेगमेंटेशन करेंगे तो कुछ ज़्यादा आइडेंटिफिएबल काम नहीं होगा कि भाई वो उनका एक 20 की एज के बाद उनका सबका लगभग सिमिलर सा साइज़ होता है, तो हम साइज के हिसाब से देख सकते हैं कि हम जैसे 5 नंबर का बना रहे, 7 नंबर का, 8 नंबर का, तो ऐसे अलग अलग से नंबरिंग करें तो वो आइडेंटिफिएबल है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा है एक्सेसिबल कि हम हमारे तक पहुंच भी हो, हम उनको कम्युनिकेट भी कर सकें, ऐसा भी मतलब जो सेगमेंटेशन बनाए हैं हमने उन तक हमारी पहुंच भी हो। अब जैसे कि हम इंडिया में हैं और हमने ज्योग्राफी के बेस पे सेगमेंटेशन बना लिए, हमारा बिजनेस सिर्फ एक ही शहर में है, या एक जैसे एक ही स्टेट में है, सिर्फ हरियाणा में है हमारा बिजनेस, तो सिर्फ हरियाणा में हमारा बिजनेस है और हम डिवाइड कर रहे हैं हमारी मार्केट को फॉरेन मार्केट और इंडियन मार्केट में, या फिर ऐसे वेस्टर्न मार्केट और ईस्टर्न मार्केट में, तो ये क्या मतलब हुआ, ये तो कोई एक्सेसिबल ही नहीं हो ना हमारे। तो जो हमारी मार्केट है उसको हम हमारे अकॉर्डिंग अब ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन करेंगे, तो हरियाणा का ही ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन करेंगे, सिर्फ ना कि हम ये देखने लग जाएं कि हाँ भाई ये इंडिया की मार्केट, ये फलानी मार्केट, क्योंकि हमारा वहाँ तक एक्सेसिबल नहीं, पहुँचे नहीं है हमारे वहाँ तक, तो हम उनको कैसे बांट सकते हैं ऐसे करके। तो ऐसे होना चाहिए सेगमेंटेशन, सब्सटेंशियल कि ऐसा हो सेगमेंटेशन जो हमारे लिए बेनिफिट भी हो, सफिशिएंट लार्ज टू सेटिस्फाई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू टारगेट दैम, यानी कि इतना सेगमेंटेशन होना भी चाहिए, मतलब वो जो एक ग्रुप बनाए हम वो अलग अलग, तो वो अगर हम उनमें से एक को उठाएं तो वो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए हमारे लिए, ठीक है। ये इसके लिए कि वो सफिशिएंट भी होना चाहिए कि वो हमारे, हम उसमें कुछ बेचेंगे कुछ सामान तो हमें फ़ायदा भी मिलेगा उससे, ठीक है। जैसे हमने बहुत ही छोटे छोटे सेगमेंट बना दिए तो उनको वो कोई बेनिफिशियल नहीं होंगे, ऐसी चीज़ है ये कि सब्सटेंशियल भी होना चाहिए। यूनिक नीड्स की, सबकी अलग अलग नीड्स होनी चाहिए, क्योंकि सेम नीड होगी तो फिर अलग अलग कैटेगरी बनाने का क्या मतलब हुआ। तो इसलिए यूनिक नीड्स होनी चाहिए, ड्यूरेबल्स होने चाहिए, कि वो मिनिमाइज, मतलब यही चीज़ होगी जैसे वो सब्सटेंशियल में थे कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी होने चाहिए, वो लंबे टाइम तक चलने भी चाहिए, वो सेगमेंटेशन ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। अब जो सेगमेंटिंग है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है वो यही होता है कि टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, की ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन क्या होता है। तो जब हम एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पे जब हम कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं तो वो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन होता है। जैसे हमने इंडिया हमारी पूरी मार्केट है एक, तो इंडिया को हमने डिवाइड कर लिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है।
या ये मतलब ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लिया अगर हमने कि हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया को सर्व कर रहे हैं, तो वो जोग्राफिकल सेगमेंटेशन हो गया। ठीक है। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक मैंने बताया था कि जो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो एज, सेक्स, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनकम, एजुकेशन, इनके बेस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो वो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो जाएगा। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है कि जिसमें जो साइकोलॉजी है, यानी कि जो कस्टमर्स की पर्सनैलिटी है, उनकी परसेप्शन है, उनके बेस पे अगर हम डिवाइड करते हैं, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल या एटीट्यूड जो है कस्टमर का, उनके बेस पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन हो जाएगा। जैसे कि हम जैसे अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं कि ये इंट्रोवर्ट कस्टमर है, ये एक्सट्रोवर्ट कस्टमर है, ये एम्बिशियस कस्टमर है, या अग्रेसिव कस्टमर है। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम किसको दे सकते हैं, इंट्रोवर्ट को, एक्सट्रोवर्ट को, एम्बिशियस को, अग्रेसिव को, तो वो उसके अकॉर्डिंगली बन जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जैसे इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं हमें, तो वो कौन सा सेगमेंटेशन होगा, ये सारे ऑप्शन गिवन हो, जोग्राफिकल, डेमोग्राफिक, तो वो कौन सा होगा, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होगा। ऐसे ही अग्रेसिव कस्टमर है या एम्बिशियस कस्टमर्स हैं, तो वो कैसा होगा, वो भी हमारा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होगा। ऐसे ही बिहेवियरल सेगमेंटेशन है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन का मतलब कि बिहेवियर के बेस पे, जैसे कि कस्टमर्स के ओकेशनली यूज़ करता है कोई प्रोडक्ट, कस्टमर्स के बेनिफिट्स को देख के यूज करता है, तो वो कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें उनको करना है। जैसे यूज़र के स्टेटस के अकॉर्डिंग, यूज़र की करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हमें उनको मेज़र करना है। बायर रेडीनेस स्टेज, लोयल स्टेज की लोयल कस्टमर्स हैं, ये हमारे लोयल कस्टमर नहीं है, उनके बेस पे हमने डिवाइड कर दिया। या एक रिपीटली आ रहा है, वो एक कस्टमर रिपीटेडली आ रहा है और एक नहीं आ रहा है, तो उसके बेस पे हमने डिवाइड कर दिया, तो वो बिहेवियरल सेगमेंटेशन हो गया। वैसे ये थोड़े से सिमिलर है साइकोग्राफिक, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये उनकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, बिल्कुल इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से रिलेटेड। और ये बिहेवियरल ये है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, हमारे साथ उसके कैसे रिलेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग है ये बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है। एक सेकेंड। अब इससे आगे आगे हमारा आ गया टारगेटिंग। अब टारगेटिंग क्या है, टारगेटिंग हमने जैसे देखा कि जो पहले हमने डिवाइड कर लिया अलग अलग कैटेगरी में, अब उन कैटेगरीज में से हम किस कैटेगरी को पिक कर रहे हैं, हम किस कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ हमें यही लेना है, यही हमारी मार्केट है, सिर्फ हमें इनको सर्व करना है, या एक से ज़्यादा को सर्व करना है, या सबको सर्व करना है अलग अलग प्रोडक्ट देके, तो वो सेलेक्ट करना वही टारगेटिंग होता है। तो टारगेट मार्केट इज ए ग्रुप ऑफ कस्टमर विद इन विच बिजनेस सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट एट विच बिजनेस एम्स इट्स मार्केटिंग एफर्ट, यानी कि ऐसी सर्विसेबल मार्केट, यानी कि ऐसी एक कैटेगरी जिसमें कस्टमर अपने मार्केटिंग एफर्ट्स करता है सारे के सारे, तो वो ही एक ये टारगेट है, इसी के ऊपर सारे मार्केटिंग एफर्ट्स करने, वो हमारा क्या होगा, टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट जो है ये एसटीपी का ही पार्ट है, क्योंकि ये देखो सेगमेंट, एसटीपी यही होती है, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग और फिर पोजीशनिंग। जो सेगमेंटेशन जो हमारी टारगेट मार्केट होती है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अट्रैक्टिवनेस के बेस पे डिपेंड करेगी। दूसरा, वो हमारे फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग फिट भी बैठनी चाहिए। जो अलग अलग हमने डिवाइड कर दी मार्केट, तो उनमें से हमने जो पिक करी है वो उस अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, कंपनी के लिए तो प्रॉफिटेबल होगी तभी वो अट्रैक्ट होंगे ना कंपनी वाले, तो उसकी तरफ। और दूसरा, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव, जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए हमारी टारगेट मार्केट। ठीक है। अब टारगेट मार्केट स्ट्रेटजी जो है ये देख लेते हैं कि देखो, अब टारगेट मार्केट स्ट्रेटजी सिंगल सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी भी हो सकती है। सिंगल सेगमेंटेशन का मतलब है कि वन मार्केट, सिर्फ एक ही हमने वो उठा ली मार्केट। जैसे देखो, डिवाइड की हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड की, उसमें से ए बी सी मान लो, और इसमें से सिर्फ हमने एक ही मार्केट उठाई है, ये ए। इसको हम ज्योग्राफिकली बांटे ना, तो ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमने कोई भी 3 या 4 सिटीज़ उठा ली, सिर्फ हमारी यही मार्केट, हमने ये डिवाइड कर ली भाई सिटीज़ में। ठीक है। अब उन सिटीज़ में से हमने एक ही सिटी को पिक किया, सिर्फ उसी को हमने सारे मार्केटिंग मिक्स जो होंगे हमारे मार्केटिंग की, जो जितनी भी आगे की स्ट्रेटजीज होंगी वो सारी एक पे ही फोकस करनी है, तो वो सिंगल सेगमेंटेशन हो गया। यानी कि सिंगल, एक ही मार्केट को हमने सेगमेंट किया, एक ही सेगमेंट को उठाया। अब ये अलग अलग सेगमेंट थे ना, तो ये सिर्फ एक को ही उठाया। आगे है सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी। अब ये क्या हो गया कि हमने सेगमेंट अलग अलग उठा लिए। अब ये 3 थे ना, ए बी सी, इसमें से हमने 2 को ले लिया,
लेकिन इन दोनों को अब हम अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब ये दो को है ना हम जैसे ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमने इनकम के बेस पे सेगमेंटेशन कर लिया, ये लोअर इनकम था, ये मिडिल इनकम था, एक ये हायर था। हमने लोअर और मिडिल को उठा लिया, या हमने हायर और ये लिख लेते हैं, एक मिनट, जैसे देखो ये 3 कैटेगरी होगी, ये लोअर इनकम है, ये मिडिल है और ये हायर इनकम ग्रुप्स है। तो हमने हायर और मिडिल दोनों को उठा लिया, ठीक है, दो सेगमेंट्स को ले लिया हमने, टारगेट कर लिया कि ये दोनों सेगमेंट्स को हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल करेंगे। अब ये मिडिल इनकम जो ग्रुप के कस्टमर्स हैं उनके लिए हमने अलग प्रोडक्ट दे दिया, फिर प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसीलिए इनको बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रेटजी, यानी कि इनके लिए अलग प्रोडक्ट और हायर इनकम वालों के लिए है अलग प्रोडक्ट। जैसे कि वो जो एक होता भी एग्जांपल कि जैसे जो टाइड सर्फ है और एक व्हील है, ये दोनों एक ही कंपनी के हैं, शायद ये इसी केस का एग्जांपल है, मैं पक्का कंफर्म नहीं होगी, ये एक के ही है। तो अगर ये है तो उन्होंने क्या किया कि टाइड जो है वो अगर वो जो हायर इनकम ग्रुप वालों के लिए प्रोवाइड करवा दिया, और जो व्हील है जो वो मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए प्रोवाइड करवा दिया। तो यानी कि एक ही कंपनी ने दो अलग अलग बनाए, जैसे ये इसके केस में भी ले सकते हैं हम, डव और जो क्लिनिक प्लस है वो सेम ही कंपनी के शैम्पू है। तो डव जो उन्होंने हायर क्लास के लिए बना लिया और जो क्लिनिक प्लस है वो उन्होंने मिडिल के लिए बना लिया। तो इसलिए उन्होंने अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट भी प्रोवाइड किया अलग अलग सेगमेंट के लिए। लेकिन इसमें क्या था कि सिर्फ एक ही सेगमेंट पे फोकस किया और उसको एक ही तरह का प्रोडक्ट, सारी स्ट्रेटजी एक ही तरह की होंगी फिर उसे एक ही सेगमेंटेशन में, लेकिन इनके लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट होगी, अलग अलग सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। लेकिन ले हमने 2 सेगमेंट लिए, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी सेगमेंटेशन जो होती है वो सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन या डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रेटजी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या कि द फर्म स्पेशलाइज इन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड टेलर इट इनटू डिफरेंट मार्केट्स, यानी कि जो कंपनी है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगी लेकिन उस प्रोडक्ट को वो अलग अलग मार्केट्स में बेचेगी सब में। तो ऐसी जो वो होती है वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है कि कंपनी तो है तो एक ही चीज़ में स्पेशलाइज्ड, लेकिन वो अलग अलग कस्टमर्स के लिए, जैसे अलग अलग इनकम ग्रुप्स वालों के लिए अलग अलग तरीके से बना रही है, तो वो वाली चीज़ होगी। मार्केट स्पेशलाइजेशन का मतलब है द फर्म स्पेशलाइज इन सर्विंग ए पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट और फॉर दैट सेगमेंट एन एरे ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब देखो जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन था उसमें तो ये था कि कंपनी प्रोडक्ट एक ही तरह का बना रही है लेकिन अलग अलग मार्केट को अलग अलग तरीके से सर्व कर रही है। और जो मार्केट स्पेशलाइजेशन उसमें क्या हो गया कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं यानी कि इनको सर्विंग करने का तरीका है वो तो सेम है लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट के थ्रू कर रही है वो सर। ये वाली चीज़ होगी मार्केट स्पेशलाइजेशन की। मार्केटिंग का तरीका तो सबके लिए सेम रहेगा लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है। फुल मार्केट कवरेज का मतलब है कि अलग अलग सेगमेंट्स बनाए ही नहीं, पूरी की पूरी जो मार्केट थी उसको ही सर्व कर रहे हैं हम, सारी चीज़ें दे रहे हैं उनको। मास मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो मास मार्केटिंग की पूरी मार्केटिंग जो मार्केट है उसको कवर करना, वो हमारी मास मार्केट होगी। अब नेक्स्ट है पोजीशनिंग। अब हमने उसमें से एक उठाया, 2 उठाया या पूरी की पूरी मार्केट उठाई, उस मार्केट को हम हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो उनको कैसे कन्वे कर रहे हैं, हमारी जो मैसेज है हमारे एक मार्केटिंग का, यानी कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो या जो सर्विस है वो आपको कैसे हेल्प करेगी, क्यों आपको वो ख़रीदनी चाहिए, या अपनी कंपनी की एक इमेज जो है वो सेटअप करना, वो होती है पोजिशनिंग कस्टमर्स के माइंड्स में। तो ये जो है ये क्या है कि पोजिशनिंग इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग कंपनीज ऑफरिंग एंड इमेज टू ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट प्लेस इन टारगेट मार्केट्स माइंड, यानी कि सिर्फ उसके माइंड में एक अलग से अपनी इमेज सेटअप करना। टारगेट मार्केट जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर बनने वाले हैं अभी, जिनको हमें बनाना चाहते हैं कस्टमर, उनके माइंड में कंपनी अपनी कैसी इमेज बनाएगी, वो इमेज ही क्या होती है, पोजिशनिंग, ठीक है। अब पोजीशनिंग की भी स्ट्रेटजीज होती हैं अलग अलग, जैसे सेगमेंटेशन और इनकी देखी थी हमने। तो पोजीशनिंग की स्ट्रेटजीज क्या है, सबसे पहले है एट्रीब्यूट पोजीशनिंग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एट्रीब्यूट पोजीशनिंग क्या होती है? एट्रीब्यूट पोजीशनिंग का मतलब है कि कंपनी अपनी एक कोई सिंगल फीचर या कोई बेनिफिट जो उसके प्रोडक्ट में है उसको वो कर रही है, उस पर फोकस करके पोजीशनिंग कर रही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये इस तरह का प्रोडक्ट है तो आपको ये इसलिए ख़रीदना चाहिए। जैसे कि जो रेमंड है ये अपने आप को ये बताता है कि रेमंड सिंस 1925,
ऐसी टैगलाइन यूज करते हैं। तो ये इससे क्या कहते हैं कि हम इतने सालों से हमारे एग्जिस्टेंस के बेस पे अपनी एक फीचर होगी ना उनकी एग्जिस्टेंस, तो उस एग्जिस्टेंस को वो प्रमोट कर रहे हैं कि देखो इतने सालों से आपके साथ ये ऐसे होते हैं ना, ऐसे एडवर्टीजमेंट देते हैं कई कंपनी वाले। तो वो ये क्या चीज़ शो करते हैं कि देखो इतने सालों से हम आपके साथ है, इतने सालों का विश्वास है आपका, तो आप हम हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे। तो वो एक अपनी फीचर या अपने एक बेनिफिट को वो प्रमोट कर रहे होते हैं। तो वो हो गया एट्रीब्यूट पोजिशनिंग। और ये नेक्स्ट है बेनिफिट पोजीशनिंग। इसमें जो कंपनी है वो जो उनके प्रोडक्ट से जो बेनिफिट मिल रहे हैं उन बेनिफिट्स पे फोकस करती है कि हमारा ये प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, तो इसलिए आप हमारा प्रोडक्ट लो। जैसे कि मारुति सर्विस स्टेशन की आपको हर जगह सर्विस स्टेशन, आपको कभी भी सर्विस की ज़रूरत हो तो आप हमारे पास आएँ तो मारुति सर्विस स्टेशन, वो इस तरह से अपने आप को वो कर रहे हैं, पोजिशनिंग कर रहे हैं अपने आप की। नेक्स्ट है यूज और एप्लीकेशन पोजीशनिंग की। वो ये बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से यूजफुल है, क्या यूज में आता है वो आपके। जैसे कि कॉफ़ी कैफ़े डे का एग्जांपल है, ये कहते हैं कि कॉफ़ी कैफ़े डे है ना, ये देखो इसमें इसकी टैगलाइन भी है, ए लॉट कैन हैपन ओवर कॉफ़ी। यानी कि कॉफ़ी के साथ साथ और भी बहुत कुछ। अब ये कॉफ़ी के साथ साथ और भी बहुत कुछ में ये क्या कहना चाहते हैं कि कॉफ़ी कैफ़े डे जो है वो सिर्फ कॉफ़ी ही नहीं प्रोवाइड करता आपको, इसके साथ साथ आपको एक ऐसी प्लेस प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, मीटिंग्स कर रख सकते हो आप अपनी कॉफ़ी कैफ़े डे पे। तो इसलिए वो अपनी पोजीशनिंग ऐसे करते हैं कि कॉफ़ी के साथ साथ कुछ और भी, यानी कि कुछ कैसे यूज़फुल जो है आपका प्रोडक्ट है, और भी कैसे कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कितनी ज़्यादा यूज़ हैं आपके प्रोडक्ट के, वैसे जो पोजीशनिंग करना, वैसे कस्टमर के माइंड में अपनी जगह बनाना, वो होता है यूज और एप्लीकेशन पोजीशनिंग। नेक्स्ट जो है वो है यूज़र पोजीशनिंग। यूज़र पोजीशनिंग का मतलब है व्हेन ए फर्म पोजीशन इटसेल्फ एज बेस्ट सूटेड फॉर ए पर्टिकुलर यूज़र क्लास। ये इसमें ऐसे में क्या होते हैं कि ये बताते हैं कि आपकी जो अब सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमारा ही प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिट है। जैसे कि अगर आपकी इनकम जो है, अगर आप मिडिल क्लास हो, अगर वो ये बताएं कि अगर आप मिडिल क्लास हो तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट है। तो मिडिल क्लास के लिए आप सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो हमारा ही है। तो वो आपकी पोजीशन के बेस पे, यानी कि कस्टमर की पोजीशन के बेस पे, कस्टमर की सिचुएशन के बेस पे उस टाइम की, तब वो अगर पोजीशनिंग करते हैं, क्योंकि इसमें यूजर है ना, कि यूजर की जो सिचुएशन है उसके बेस पे बता रहे हैं। जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन बेबीज़, यानी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आपकी वो एज है जिसमें आपके छोटे बच्चे हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन आपके घर में छोटे बच्चे, तो जॉनसन एंड जॉनसन बेबीज़ जो है वो आपके लिए मतलब है, अवेलेबल है कि आप उसके सारे प्रोडक्ट्स यूज करो। ठीक है। ऐसे ही कंपटीशन पोजीशनिंग। कंपटीशन पोजीशनिंग क्या हो गया, नाम से ही हो गया कि कंपटीटर को देख के पोजीशनिंग करनी है, कि कंपटीटर जो जैसा है ना उसके बिल्कुल अगेंस्ट में जाके पोजीशनिंग करनी है। कि देखो कंपटीटर के जैसे कि इसमें ये है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बेटर है कंपटीटर से। जैसे थम्स अप अगेंस्ट पेप्सी, कि सिर्फ पेप्सी ही नहीं, पेप्सी का सब्सटीट्यूट भी है भाई थम्स अप, ये चीज़ यूज करो, इसमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि कंपटीटर को प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, जैसे ये नहीं बताते कि कोई साधारण सा शैम्पू नहीं, ये शैम्पू यूज करो, तो मतलब वो दूसरे के कंपैरिजन में अपनी चीज़ें बता रहे हैं, तो वो कंपटीटर पोजीशनिंग होगी। ठीक है। वैल्यू पोजीशनिंग क्या होगी, वैल्यू पोजीशनिंग है कि दिस स्ट्रेटजी फोकस ऑन कंपनीज पोजीशनिंग एज ऑफरिंग द बेस्ट प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। ये वाली चीज़ की वो वैल्यू दे रहे हैं। देखो वैल्यू का ही यही मतलब होता है, वैल्यू का मार्केटिंग में मतलब होता है कि कस्टमर को क्या मिल रहा है, जैसे बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले उसको कॉस्ट क्या पे करनी पड़ रही है। ये जो रेशो है ना, बेनिफिट्स और कॉस्ट का रेशो, बेनिफिट्स और कॉस्ट का जो रेशो है उसी को हम वैल्यू बोलते हैं। तो कंपनी ऐसे अपने आप को पोजीशन करे कस्टमर्स के माइंड में कि हम आपको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, कि जो आपकी कॉस्ट है वो भी कम दे रहे हैं और उसके बदले फ़ायदे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो ऐसे जैसे ये मैकडोनल्ड्स बर्गर एट 25 रुपीज़ ओनली या 40 रुपीज़ ओनली, मतलब कि वो अपने आप को ये बता रहे हैं कि आपको इतना अच्छा बर्गर भी मिल रहा है और इतने सस्ते में भी मिल रहा है, यानी कि आपको वैल्यू मिल रही है। पैसे की वैल्यू जब भी होगी ना, तब कम पैसे पे आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ मिले तो वो वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए वो वैल्यू पोजीशनिंग, यानी कि सस्ते में अच्छी प्राइस देना, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट देना लोअर प्राइस पे, तो वो होती है वैल्यू पोजीशनिंग। ठीक है। तो जो ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू करते हैं ना, तो वो पोजीशनिंग ही करते हैं अपनी टैगलाइन के थ्रू, कि कस्टमर के माइंड में अपनी क्या इमेज बनानी, वो इमेज जो है वो पोजीशनिंग के थ्रू बनती है। ठीक है। अब पोजीशनिंग में लेकिन कुछ एरर्स हो जाते हैं। अब वो पोजीशनिंग के एरर्स क्या होते हैं, देखो जैसे है अंडर पोजीशनिंग। अंडर पोजीशनिंग का क्या मतलब है कि कंपनी का जो
प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन कंपनी को वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू या उनको पोजीशनिंग करनी नहीं आ रही कंपनी को उतनी उस हाई लेवल की, जिस हाई लेवल का उनके प्रोडक्ट का जो वो है परफॉर्मेंस है। जैसे इसमें एग्जांपल है कि आसूस जो लैपटॉप्स है इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है। क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी को पोजीशनिंग अंडर पोजीशनिंग कर रखी है कंपनी ने ही, कि कंपनी उस हाई लेवल तक वो बता ही नहीं रही है कंपनी कस्टमर्स को कि ये इसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, वो बता ही नहीं पा रही है। तो वो अंडर पोजीशनिंग हो जाती है कि कोई जो प्रोडक्ट है वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन उसकी इमेज जो है वो कस्टमर्स के माइंड में इतनी है नहीं, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, तो वो अंडर पोजीशन है यानी कि उनका प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर पोजीशनिंग। ओवर पोजीशनिंग में उल्टा हो गया कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बता तो बहुत बड़ा चढ़ा के दिया, लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसी जो है वो ओवर पोजीशनिंग होती है। जैसे रेमंड के ही कुछ ऐसे क्योंकि रेमंड से ज़्यादा अच्छे ब्रांड या अच्छी क्वालिटी का जो वो है स्टफ़ या अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको किसी और ब्रांड में मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ऐसी इमेज बना रखी है कि बहुत हाई क्लास, बहुत हाई क्वालिटी। तो वो वाली चीज़ जो होती है ना वो ओवर पोजीशनिंग होती है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट कन्फ्यूज्ड पोजीशनिंग। कन्फ्यूज्ड पोजीशनिंग जिसमें कंपनी बता ही नहीं पाती, एक मैसेज में तो अपने आप को कैसा बता, अपने प्रोडक्ट को कुछ और बताने लग जाती, दूसरे मैसेज में कुछ और। यानी कि एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन लेके आई, उसमें अपने प्रोडक्ट को उसने कुछ अलग तरीके से दिखाया, दूसरे एडवर्टीजमेंट कैंपेन में उसने अपने प्रोडक्ट को दूसरी उसके बिल्कुल अगेंस्ट उल्टा दिखा दिया। तो वो कन्फ्यूज्ड पोजीशनिंग होती है जिसमें कंपनी को पता ही नहीं होता कि वो कौन से बेनिफिट उनके जो प्रोडक्ट है वो दे रहा है। तो वैसे वाली चीज़ होगी। नेक्स्ट डाउटफुल पोजीशनिंग। डाउटफुल पोजीशनिंग का मतलब है कि दिस एरर अकर व्हेन डाउट्स अराइज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर रिगार्डिंग कंपनीज क्लेम। जैसे कि इसमें एग्जांपल है हेयर गेन ऑयल या वेट लॉस मशीन मेडिसिन। जो ये जो पोजीशनिंग होती है ऐसे अगर कर रही है, अगर हेयर ऑयल की कोई वो कर रही है कंपनी, वो पोजीशनिंग कर रही है हेयर ऑयल की, तो हेयर ऑयल की अगर वो कुछ ऐसे तरीके से कर रही है कि इससे आपके बाल उगाएंगे फिर से, और कस्टमर ये सोचते हैं कि बाल तो नहीं उगते, बस ये है कि झड़ने बंद हो सकते हैं या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो उग ही आएंगे दोबारा से, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी अगर वो कुछ बिल्कुल ही बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताने लग जाए, जैसे ये ऐसे उसमें होती है, ये ऐड नहीं आती आप जो वो स्टिंग एनर्जी वाली ऐड जो आती है, उसमें वो डाउटफुल पोजीशनिंग अपने आप ही कर रहे हैं क्योंकि उसमें ये दिखाते हैं कि इतनी एनर्जी मिल जाती है, लेकिन वो इतनी एनर्जी नहीं मिलती होती एक्चुअल में। तो वो वहाँ पे हो जाती है कि डाउटफुल पोजीशनिंग कर रहे हैं वो। ठीक है, जिसमें उन कस्टमर्स को वैसे ही डाउट होना शुरू हो जाता है उनके जो कैंपेन है, उनका मार्केटिंग कैंपेन है, उनके एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, उसको देख के वो होती है डाउटफुल पोजीशनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बच गया वो लास्ट बच गया 4 P's ऑफ मार्केटिंग। 4 P's ऑफ मार्केटिंग का मतलब है कि मार्केटिंग के 4 P's जिनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये 4 P's होते हैं मार्केटिंग के। जो ये 4 P's का कंसेप्ट है ये देखो सबसे पहले जेम्स कोल्टन ने दिया था 1948 में। इन्होंने भी क्या बताया था कि इन्होंने ये बताया था कि जो इन्होंने अलग से ये नहीं बताया था कि 4 P's होते हैं, इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो क्या काम करता है, वो कुछ जो इंग्रेडिएंट्स हैं मार्केटिंग की उनको मिक्स करता है, यानी कि मार्केटिंग की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको मिक्स करने का काम करता है एक मार्केटिंग मैनेजर। इन्होंने ऐसे बोला था। तो इन्हीं की बोली हुई बात पे फिर बाद में जो ये हैं नेल एच बोर्डन, इन्होंने क्या कहा कि जो ये मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं ये मार्केटिंग मिक्स हो सकते हैं, इनको हम मार्केटिंग मिक्स बोल सकते हैं। जो मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स थे ना, जो जैसे प्रोडक्ट, प्राइस या पॉलिसीज कुछ भी लगा लो, तब उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया था कि ये 4 ही होंगे। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ, उनको मिक्स करता है मार्केटिंग मैनेजर। और फिर जो ये बोर्डन थे इन्होंने बोला कि जो जेम्स ने बताया कि ये मिक्सर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इनको हम मार्केटिंग मिक्स बोल सकते हैं। और इन दोनों की बात के बेस पे फिर जो MC कार्थी हैं इन्होंने दिए हमें 4 P's ऑफ मार्केटिंग। इन्होंने बोला हाँ मार्केटिंग मिक्स बोल सकते हैं, और ये मार्केटिंग मिक्स 4 होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये 4 होते हैं, ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, यहाँ लिख भी रखे हैं। तो जो हम अब बोल रहे हैं कि किसने दिए हैं 4 P's मार्केटिंग के, तो किसने दिए हैं,
MC कार्थी ने दिए हैं हमें 4 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें उन्होंने दिया कि प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन और प्लेस। इन सारे वेरिएबल्स को, इन सारे फैक्टर्स को मिक्स करना, इन सारे फैक्टर्स पे फोकस करना, यही काम होता है एक मार्केटिंग मैनेजर का। तो मार्केटिंग मिक्स हमारे ये हो गए, समझ गए होगे आप इस कंसेप्ट को कि मार्केटिंग मिक्स में हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन चारों चीज़ें आती है कि मार्केटर को चारों चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, उसका प्राइस क्या रखना है, वो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे, वो प्लेस डिसाइड करेगी, और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो होंगी, एडवर्टीजमेंट वगैरह वो कौन सी होंगी वो डिसाइड करना। ये चारों काम होते हैं एक मार्केटर के। अब देखो, अब ये 4 P's इनमें ये फीचर्स होती है। देखो अब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट में हम देखेंगे प्रोडक्ट की फीचर्स क्या क्या होंगी, प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी रखनी है हमें हमारे प्रोडक्ट की, ब्रांडिंग कैसे करेंगे हम, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मिक्स में इंक्लूड होती हैं। ब्रांडिंग कैसे करनी है, क्या नाम होगा, ब्रांड नेम क्या होगा हमारे प्रोडक्ट का, ठीक है। पैकेजिंग क्या होगी, क्या पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है, उस पैकेजिंग के ऊपर कैसे मैसेज, कैसे वो क्या मैसेज होना चाहिए, हमारे पैकेजिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए पैकेजिंग का, गारंटी या वारंटी की कोई अगर पॉलिसी रखनी है तो वो क्या रखनी है। तो प्रोडक्ट मिक्स में ये चारों चीज़ें, ये चारों क्या, ये 4-5 चीज़ें जो भी होगी वो सारी इंक्लूड होती हैं कि प्रोडक्ट में फीचर क्या होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, ब्रांड नेम क्या होगा प्रोडक्ट का, पैकेजिंग कैसी होगी प्रोडक्ट की, गारंटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें। और जो प्राइस है, नेक्स्ट हमारा P आ जाएगा प्राइस मिक्स। अब प्राइस मिक्स में क्या होगा, प्राइस मिक्स में हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन सी यूज करनी है, जैसे हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा प्राइस रखना है या कम प्राइस रखना है, जैसे वो स्कीमिंग प्राइसिंग बोलते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में स्कीमिंग, यानी कि क्रीम जो है स्टार्टिंग में ही क्रीम ले लो, यानी कि ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लो, और जब जब तक कंपटीटर नहीं आ जाते, और जब कंपटीटर आ जाएंगे मार्केट में तो हम हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम कर देंगे, या फिर हम स्टार्टिंग में लो प्राइस रखे धीरे धीरे करके बढ़ा लें। तो कौन सी स्ट्रेटजी हमें यूज करनी है प्राइस की, वो डिसाइड करते हैं प्राइस मिक्स में हम। प्राइसिंग यही होगा कि प्राइस एक्चुअल में कौन सा प्राइस होगा, कि कॉस्ट प्लस बेनिफिट भी देखना है हमें, कितना प्राइस रखना है हमें, अलाउंसेस क्या होंगे, पेमेंट्स की क्या टर्म होगी, यानी कि डिस्काउंट वगैरह जो हैं वो कितनी देनी है, वो सारी चीज़ें प्राइस में डिसाइड करते हैं हम। पेमेंट सिस्टम की, क्रेडिट में पेमेंट हम लेंगे या नहीं लेंगे, वो सारी चीज़ें, क्रेडिट में लेंगे तो डिस्काउंट और अलाउंसेस कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें हम प्राइस मिक्स में डिसाइड करते हैं। प्लेस मिक्स में क्या होगा कि प्लेस का मतलब है कि कस्टमर को उसके बिल्कुल कन्वीनियंट प्लेस पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाना, यानी कि मैन्युफैक्चर अलग जगह पे हो रहा है और वो कस्टमर उसको यूज अलग जगह पे कर रहा है, तो इस गैप को ख़त्म करना ही हमारा प्लेस मिक्स का काम है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आ जाएंगे कि किन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू जो मैन्युफैक्चरिंग से वो कस्टमर के यूज जो होने वाली जगह है वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। उसके अलावा लोकेशंस आ जाएंगी कि किस लोकेशन पे रखना है, वो स्टॉक रखना है कितना नहीं रखना, वेयर हाउसेज का यूज कितना करना है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। चैनल्स में इसमें क्या आएंगे, चैनल्स में जैसे रिटेलर्स, होलसेलर्स, ये सारे चैनल होते हैं। इंटरमीडियरीज जो हैं कौन कौन सी होंगी, इंटरमीडियरीज ये होंगे ना कि बिचौलिए कितने होंगे, एक जो हमारी कंपनी है वहाँ से लेके कस्टमर तक देने के बीच में कितने जो है इंटरमीडियरीज आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें। इन्वेंट्री का स्टॉक कितना रखना है, इन्वेंट्री ये होगी कि स्टॉक कितना रखना है, इन्वेंट्री स्टॉक होती है हमारी कि हमें वेयर हाउसेज में कितना स्टॉक रखना है, हमारे पास कितना मतलब कितना होलसेलर को कितना कितना देना है, रिटेलर के पास कितना स्टॉक रहना चाहिए हमारे, हमेशा हमारे गोदाम्स में कितना रहना चाहिए, कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से व्हीकल्स यूज करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, कौन सा मोड हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे, मार्केट कवरेज, कितने मार्केट को हम कवर कर सकते हैं जोग्राफिकली, तो वो सारी चीज़ें जो है वो प्लेस मिक्स में आ जाएंगी। ये सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे मार्केटर को प्लेस मिक्स में। और प्रमोशन में क्या आएगा फिर लास्ट में, प्रमोशन का मतलब है कि ये सारी चीज़ें तब काम आएंगी ना जब हम कस्टमर को अट्रैक्ट भी करेंगे हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो प्रमोशन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें कम्युनिकेट करेंगे हम कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें एडवर्टीजमेंट आ जाएगी सबसे पहले। कि एडवर्टीजमेंट क्या होगी कि हम किसी से पैसे दे के हमारी प्रमोशन करवा रहे हैं, यानी कि हम जो टीवी वाले हैं, ऐड वाले हैं, या ऐड देने वाले जो एम्बेसडर हैं उनको पेमेंट करेंगे और उसके बदले में वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बताएंगे कस्टमर्स को, तो वो एडवर्टीजमेंट होती है। इसके अलावा प्रमोशनल चैनल्स और भी हो सकते हैं, पब्लिसिटी कर भी हो सकती है, प्रमोशन का पार्ट की पब्लिसिटी हमें करवानी है, ये किसी और थ्रू मीडिया के थ्रू हमें हमारा प्रमोशन करना है।
पर्सनल सेलिंग आ जाएगी इसमें, PR ये पर्सनल सेलिंग होती है कि डायरेक्ट जो हमारे पर्सोनल्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो जाके डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हैं चीज़ें। तो वो डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी की हम जो बीच बीच में जो प्रमोशन के लिए ऐसे भी निकालते हैं कि डिस्काउंट चल रही है, सेल चल रही है, तो वो सारी चीज़ें डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी में यही आ जाएगी कि जो सेल है या डिस्काउंटिंग है वो कैसे रखनी है हमें, कि इस अब डिस्काउंट चल रहा है, इसी सीजन में हमें डिस्काउंट देना है, इसमें ये देना है। तो वो प्रमोशन के लिए करते हैं ना हम, कि अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। तो वो सारा काम भी मार्केटर का होता है। तो मार्केटर चारों चीज़ें मैनेज करता है। प्रोडक्ट में वो ये देखता है कि प्रोडक्ट की फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद वो ये देखता है कि प्राइस कैसे रखना है, प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कितने अलाउंसेस रखने हैं, पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। फिर वो प्लेस में ये देखता है कि किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू हमारा प्रोडक्ट जाएगा, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा प्रोडक्ट का, कितना हमें स्टॉक रखना है। एडवर्टीजमेंट में फिर वो ये प्रमोशन में फिर वो ये देखता है कि हमें हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है। हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, हम डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करेंगे या किसी और के थ्रू करेंगे, हम कैसे डिस्काउंट्स देंगे कस्टमर्स को, कैसे सेल जो होती है जिनको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कैसे करनी है। तो एक मार्केटर को ये सारे काम करने होते हैं। ये 4 Ps में आ जाते हैं। मार्केटर के सारे काम को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, और वो चारों कैटेगरी ये हैं कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, अब इस वीडियो से रिलेटेड ही हमारा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मार्केटिंग मायोपिया इज रिलेटेड विद विच मार्केटिंग कंसेप्ट। हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप कोई अभी ये नहीं आ रहा है तो पीछे करके वीडियो देखें कि मार्केटिंग मायोपिया है वो किस कंसेप्ट से रिलेटेड है। प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट या फिर मार्केटिंग कंसेप्ट, किस कंसेप्ट से रिलेटेड है मार्केटिंग मायोपिया जो टर्म है वो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो का जो PDF है वो मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट